गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज की पीरियोडिक टेबल है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 साइंस NCERT क्लास 10th। चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बिना कुछ देर किए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक्स द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ईजियर। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को अगर आपको इजी करना है तो सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को आपको एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, आपकी स्टडी इजी हो जाती है। The arranging of elements into different groups on the basis of the similarities in their properties is called the classification of elements। यहाँ पर एक परिभाषा आपको मिल रही है कि classification of elements क्या है। तो arranging the elements into different groups on the basis of their similarities in their properties के आधार पे जब उन्हें ग्रुप किया जाता है, then this grouping is named as the classification of elements। आज तक अगर नॉन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, आज के डेट के अगर अनुसार मैं बात करूं कि नॉन एलिमेंट्स कितने हैं, तो 118 एलिमेंट्स आज नॉन हैं। ठीक है, भविष्य में और भी मिल सकते हैं आपको, और फिर जो मिलेंगे उन्हें भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करना पड़ेगा जिससे कि उनकी स्टडी भी इजी हो पाए। अभी हम बात करते हैं क्या पहले भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। तो अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम करने वाले हैं। अगर मैं अर्लीस्ट के बारे में बात करूं, यानी कि बिल्कुल शुरुआती दौर के बारे में बात करूं, तो एलिमेंट्स को सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया था। एक को मेटल बोला था और एक को नॉन मेटल बोला था, यानी कि धातुएं और अधातुएं। उस समय मेटलॉइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाली क्लासिफिकेशन थी उसको रिजेक्ट करके नई क्लासिफिकेशन थ्योरीज आई, क्योंकि बाद में मेटलॉइड्स भी जानकारी में आ गए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले डॉर्बनर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन को रास्ता दिया, और उन्होंने क्या किया है कि दे क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले उन्होंने सबसे छोटे मास वाले एलिमेंट को रखा, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड वाले जो थोड़ा सा ज़्यादा मास वाला है, फिर थर्ड उन्होंने जो उससे ज़्यादा मास वाला है। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को ग्रुप करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, उन्होंने जो ग्रुप बनाए उन ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स होते थे और हर ग्रुप को ट्राइड के नाम से उन्होंने पुकारा है। ठीक है, इन ईच ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मीन्स एक ग्रुप में जैसे 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ये एक ट्राइड है, तो इस ट्राइड में 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो वो कह रहे हैं कि लिथियम और पोटेशियम के बीच में वो एलिमेंट रखा जाएगा जिसका मास एवरेज मास होगा, किसका? लिथियम और पोटेशियम का। यानी कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज मास के बराबर जिस भी एलिमेंट का मास होगा उस एलिमेंट को मैं लिथियम और पोटेशियम के बीच में रख दूंगा। ठीक है, तो 3 ट्राइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइड। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, उन्होंने जो कहा वही किया है। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का 39.0 है, और इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एवरेज मास निकालते हैं, तो निकलता है 22.95, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 23 किसका है? सोडियम का है। तो लिथियम और पोटेशियम के बीच में सोडियम को रख दिया गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट फिर आगे जो सेकंड ट्राइड है और जो थर्ड ट्राइड है उसे आप देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में अगर बात करें तो ये आया क्यों? भाई जो डॉर्बनर थे उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, तो न्यूलैंड्स क्यों आए? तो न्यूलैंड्स इस वजह से आए क्योंकि न्यूलैंड्स ने डॉर्बनर के जो ट्राइड्स थे उनमें जो खामियां थी उन खामियों को क्या किया, उन्होंने निकाल दिया। अब खामियां क्या थी, क्वेश्चन आ सकता है ये कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द डॉर्बनर्स ट्रेड। तो डिफेक्ट देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज्ड इनटू ट्राइड्स। मीन्स जो नॉन एलिमेंट्स थे, जो जानकारी में थे उस समय पे, वो एलिमेंट्स भी इन ट्राइड्स के अंदर कंप्लीटली फिट नहीं हो पा रहे थे। दूसरी बात यहाँ पर थी कि जो भविष्य में आने वाले एलिमेंट्स थे उसके बारे में डॉर्बनर ने कोई भी चर्चा नहीं की है। साथ में ही
जो कैल्शियम है, कैल्शियम तक ही जो ट्राइड्स हैं वो कार्य कर रही हैं, इसके बाद वो काम करना बंद कर देती। मीन्स जो इन फ्यूचर मिलने वाले जो आपके एलिमेंट्स थे वो तो इसमें रखे ही नहीं जाने थे, क्योंकि उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। जो नॉन एलिमेंट्स थे उसमें भी सिर्फ कैल्शियम तक ही जो डोमिनेंट ट्रेड था वो कार्य करता था। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट होना ही था। किसने रिजेक्ट किया? न्यूलैंड्स ने रिजेक्ट किया। ठीक है, अब न्यूलैंड्स ने क्या किया है वो देखिए। न्यूलैंड्स क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने भी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है। जो उनके ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुख्य रूप से 8 ग्रुप बनाए, जिनको बाद में उन्होंने 7 कर दिया, और उन 8 ग्रुप्स को उन्होंने ऑक्टेव्स बोला। ठीक है जी। ऑक्टेव्स को उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? लाइक अ नोट ऑफ म्यूजिक। ठीक है, जो हमारी सरगम है उसके अनुसार उन्होंने समझाने की कोशिश की है लोगों को कि सा रे गा मा पा द नी, एंड देन सा आना चाहिए, तो सा यहाँ पे आगे वाला आ गया, तो 8 हो गए कंप्लीट। सा रे गा मा पा द नी एंड देन फिर सा। ठीक है, तो सा को दोबारा ना लिखकर उन्होंने क्या किया है कि सा वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ को दिखाएंगे, शो करेंगे, उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है जी। ही फाउंड, उन्होंने पाया जब वो कर रहे थे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के आधार पर जो उन्हें अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे आना चाहिए 8वें नंबर पे। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ऐसी क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आगे रखने की जगह पे क्यों ना इन्हें एक ग्रुप में रखा जाए। तो उन्होंने इस तरह से ग्रुपिंग की है। तो अगर मैं ग्रुपिंग के बारे में बात करता हूं तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव था उसमें 7 ग्रुप थे। ठीक है, और उसके अंदर 5 पीरियड्स हैं। हालांकि यहाँ पर पीरियड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन आप गिन सकते हैं इन्हें। ठीक है जी। चलो, इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि he found that when the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses into octave, then there was similarity of the properties in every 8 element. हर 8वें एलिमेंट के बीच में सिमिलरिटी आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे हाइड्रोजन के बादवा जो 8वां है वो फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में आपको सिमिलरिटी दिखाई देंगी। ऐसी क्लोरीन में भी आपको सिमिलरिटी दिख जाएंगी। डिफेक्ट क्या थे? क्योंकि न्यूलैंड्स की ऑक्टेव थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया बाद में, तो इसके डिफेक्ट्स क्या थे? तो द डिफेक्ट्स इन द क्लासिफिकेशन वाज इसके डिफेक्ट्स से ऑल द नॉन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू ऑक्टेव। मीन्स उस समय पर जो नॉन एलिमेंट्स थे वो, और साथ में जो भविष्य में मिलने वाले एलिमेंट्स थे, वो ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना जी। यानी कि जो नॉन एलिमेंट्स थे वो भी कंप्लीटली ऑक्टेव को नहीं क्या कर पा रहे थे, फॉलो कर पा रहे थे। उसके बाद दूसरा था सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम रॉ। यानी कि यहाँ पर यह भी देखा गया कि एक ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी न्यूलैंड्स ने रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। चलो ठीक है, ये कुछ कुछ अपने आप में एक दूसरे से सिमिलर हैं, बट कोबाल्ट और निकल तो मेटल हैं भाई। क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये तो क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, बट कोबाल्ट और निकल तो मेटल है ना, तो नॉन मेटल्स में मेटल्स को रख दिया उन्होंने। अच्छा देखो, और परेशानी यहाँ पर क्या है कि आयरन हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द कोबाल्ट एंड निकल। जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिलती हैं, तो इन्हें एक ग्रुप में होना चाहिए था, बट एक नी वाले ग्रुप में रखा हुआ है और एक सा वाले ग्रुप में रखा हुआ है। तो ये भी एक क्या है, इसके बीच में डिफेक्ट पाया गया, और इन डिफेक्ट्स के आधार पर न्यूलैंड्स के ऑक्टेव थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आए मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल को भी उसी आधार पर ही रखा है, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ही उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है, बट मेंडलीव्स का जो तरीका था वो थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक था। ठीक है नी, थोड़ा सा ज़्यादा वैज्ञानिक था। तो उन्होंने क्या किया है, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाने की कोशिश की है हर एलिमेंट की, और जब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए तो हर ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने जांचा। जो प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे जो कि सेम थी एक दूसरे के साथ, तो उन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप के अंदर रखने की कोशिश की है। ये नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मेंडलीव्स क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
तो बिल्कुल सेम है, एटॉमिक मासेस के बढ़ते क्रम में उन्होंने रखा है। एंड सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखा है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स formed by the elements was also the basis for the classification of the elements। सिर्फ यहाँ पर सिमिलरिटीज़ को ही नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर फॉर्मूले जो बन रहे हैं जब वो ऑक्साइड्स बनाते हैं कोई एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट हाइड्राइड्स बनाता है तो एक फार्मूला जनरेट करता है, तो वो फॉर्मूले जो हैं वो फॉर्मूले भी बेस बन रहे हैं क्लासिफिकेशन का यहाँ पर। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है R2O। अब जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो R2O वाला फॉर्मूला अपनाते हैं उन सभी एलिमेंट्स को इस वाले ग्रुप में रख दिया जाएगा। जब सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनका फॉर्मूला है RO। तो जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो RO वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है जी। साथ में ही मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल जो थी उसकी कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं खासियतें जो है वो ये हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज़ 6 हॉरिजॉन्टल रोज। 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड बोला गया। एंड 8 वर्टिकल रोज है जिन्हें ग्रुप बोला गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मीन्स 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं जिन्हें कॉलम्स एक्चुअली जिन्हें हमने ग्रुप बोला है, और 6 हॉरिजॉन्टल हैं जिन्हें हमने पीरियड्स बोला है। मीन्स सबसे पहले मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिखाई देने वाले हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल दिखाने की कोशिश की है तो उन्होंने सिर्फ ग्रुप्स बनाए हैं, है ना। उन्होंने पीरियड्स के बारे में कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं दी, कोई शब्द इस तरह का यूज़ नहीं किया उन्होंने। ठीक है जी। द ग्रुप 1 to 7 हैड 2 सब ग्रुप्स कॉल्ड ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट ग्रुप है उस फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे सब ग्रुप है ए एंड सब ग्रुप बी। तो बोला कैसे जाएगा, 1A 1B, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी, और एट्थ में कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एट्थ ग्रुप है उस एट्थ ग्रुप में 3 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, और फिर वो नीचे की तरफ भी इसी तरह से सेम प्रोसीड भी कर रहा है। चलिए इसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है, देयर आर सम स्पेस लेफ्ट वैकेंट इन द टेबल टू अक्यूमुलेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। मीन्स यहाँ पर यह बोला गया है कि मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भविष्य में मिलने वाले एलिमेंट्स के भी बारे में क्या है, एक संदेशा दिया जा रहा है। ठीक है, कि भविष्य में भी कुछ एलिमेंट्स मिल सकते हैं, और उन एलिमेंट्स के मिलने पर उन एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में जो खाली जगह हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, उन एम्प्टी स्पेसेस में रखा जा सकता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। यह एक अच्छी बात थी मेंडलीव की कि मेंडलीव भविष्य में मिलने वाले एलिमेंट्स के बारे में भी संकेत कर रहे हैं कि भविष्य में भी कुछ एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि एक आंसर बनता है कुछ क्वेश्चंस का। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और डिफेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सीधा सीधा उसका आंसर बन सकता है। पहला क्या है मेरिट, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो क्लासिफिकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल थी, मींस बोला जा रहा था, करके कुछ नहीं दिखाया था उन्होंने। ठीक है जी। स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। खाली स्थान छोड़े गए जिससे कि इस टेबल को बिना डिस्टर्ब करे जो मिलने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए खाली जगह छोड़ी कि उन एलिमेंट्स को उन एम्प्टी स्पेसेस में रखा जा सके, जिससे कि पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। ये अच्छी बात थी। इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मीन्स ये प्रिडिक्ट कर रहा था, इनकी जो मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी वो प्रिडिक्ट कर रही थी भविष्य में मिलने वाले एलिमेंट्स की, कि इस तरह के एलिमेंट्स और एक खास प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर, जो इनर्ट गैसेज हैं यानी कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, अभिक्रियाशील एलिमेंट्स जो हैं
वो बाद में डिस्कवर किए गए और कुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए उन्हें अलग से एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं डिफेक्ट पर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दूसरा ये आ सकता है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो ये हैं, सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मींस मेंडलीव कह तो रहे थे कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे हमें रखना है, बट वो खुद नहीं कर रहे थे इस काम को। कहीं कहीं पर, ज़्यादातर तो कर रहे थे, बट कुछ जगहों पर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देखें TE एंड I को देखिए, 127.60 पहले रखा गया 126.90 के, जबकि 126.90 पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। एक यहाँ पर देखिए 58.93 कोबाल्ट जो है वो निकिल से पहले 58.71 से पहले रखा हुआ है, जबकि 58.93 बड़ा है 58.71 से, तो यहाँ पर भी उल्टा है। ठीक है ना जी। तो ये उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, हालांकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंडलीव कहते हैं कि भाई जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हैं वो ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे पीरियोडिक टेबल का निर्माण होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एक सीधा सीधा रूल लें तो एटॉमिक मासेस के बढ़ते क्रम में उन्हें रखना होगा हमें। चलो सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसके बारे में भी ज़्यादा उन्होंने नहीं क्लियर किया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ना तो वो ये बता रहे हैं कि भाई वो मेटल है, ना वो ये बता रहे हैं कि वो नॉन मेटल है। उन्होंने सीधा क्या कर दिया, हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रख दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने उन्हें मेटल्स के साथ रखा है, हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रखा है, जबकि ये हाइड्रोजन तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो रखा ठीक जगह पर है, बट एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया इसको। द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो होते हैं सेम, बट न्यूट्रॉन के कम ज़्यादा होने के कारण उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है जी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को भी उन्होंने क्लियर नहीं किया अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिस कारण उनकी पीरियोडिक टेबल में भी कुछ करेक्शंस की जरूरत दिखाई दी। ठीक है। अब जो मेंडलीव थे उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको करेक्ट किया एंड देन बनाया गया क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना जी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जो बदलाव किए गए उनमें से एक सबसे बड़ा जो बदलाव था वो उन्होंने कहा कि भाई एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल कैरेक्टर टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्या है भाई यहाँ पर फंडामेंटल कैरेक्टर, अगर एटॉमिक मास नहीं है तो? मेंडलीव तो कह रहे हैं एटॉमिक मास है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कहा गया कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, एक ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है किसी एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर या फिर किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर स्थापित करने का। ठीक है जी। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और जिसका लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एक नया रूल निकला है यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर को बेसिक फंक्शन लिया जाए, बेसिक कैरेक्टर लिया जाए जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता हो और पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन को डिसाइड करता हो। शुरुआत में जो पीरियोडिक लॉ था, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था, वो कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मास की जगह पर यहाँ पर नंबर कर दिया गया है। साथ में ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपको कोई कलर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये ग्रुप्स और पीरियड्स तो आपको मैंने थोड़ा सा कलर अलग अलग कर दिए हैं जिसके कारण आप इन्हें इजीली पहचान पाओ, बट यहाँ पर कोई कलर नहीं था। बट आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे तो 3 कलर्स तो सीधे सीधे दिखाए गए हैं। मेटल्स अलग रंग से हैं, मेटलॉइड्स अलग रंग से हैं और नॉन मेटल्स अलग रंग से हैं। ठीक है। मेंडलीव की जो पहला डिफेक्ट था कि भाई वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पा रहे थे कि हाइड्रोजन को क्यों यहाँ पर रखा है ना, और पोजीशन उसकी क्या होनी चाहिए, क्या वही होनी चाहिए जो उन्होंने रखी है। तो यहाँ पर उसे बिल्कुल क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ग्रीन नॉन मेटल है, लेकिन क्योंकि
क्योंकि वह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स हैं उनके बेसिक नेचर को फॉलो करता है। इस वजह से उन्हें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इसी तरह के और एलिमेंट्स के ग्रुप में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जब किसी के साथ रिएक्शन करता है तो Li, सोडियम, पोटेशियम इनकी तरह ही बिहेव भी करता है वो। ठीक है, मेटल्स बिल्कुल अलग रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेटलॉइड्स के बारे में भी अच्छी जानकारी दी है कि मेटलॉइड्स ये हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, और नॉन मेटल्स को बिल्कुल अलग रख दिया है। मींस कलर्स का भी अच्छा खासा उपयोग किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्य रूप से 8 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 8 की जगह पे हम 9 ग्रुप्स यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर 8 ग्रुप्स दिखा रखे हैं, तो मैं 9 आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। सबसे शुरुआती दौर में जो एलिमेंट्स उनको एक कैटेगरी दी गई जिसका पूरा नाम था हाइड्रोजन, जैसे कि ये हाइड्रोजन। फिर एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स को येलो कलर से दिखाया गया, तो ये एल्कली मेटल्स हैं। फिर एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स को अलग कलर से दिखाया गया है, ये वाले एल्कली अर्थ मेटल्स हैं जो सेकंड ग्रुप में हैं। इसके बाद ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स को बिल्कुल अलग ग्रुप में रखा गया है और इनको कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे केसरिया कलर है, ठीक है जी, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है। पुअर मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो ये पुअर मेटल्स हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स भी कह रहे हैं कभी कभी, ठीक है जी। तो पुअर मेटल्स एक अलग ग्रुप बनाया गया है। नॉन मेटल्स जो टोटली नॉन मेटल हैं, यहाँ से इधर की तरफ हम चलते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये टोटली क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में ही एक अलग सब ग्रुप बनाया गया है, कौन सा, 17th ग्रुप का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। तो इनको हैलोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है जी। क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नोबल गैसेस जो 18th ग्रुप में रखी गई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह जो हैं, उनको बोला गया नोबल गैसेस, या फिर इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोला गया और इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला गया है। तो अभी तक हो गए हैं 8 ग्रुप, ठीक है जी। और एक लास्टवा जो ग्रुप है ना, जो मैं कह रहा था कि भाई मैं 9 ग्रुप बताऊंगा, तो जो लास्ट है वो है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को बिल्कुल अलग रखा गया है, ठीक है ना जी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 57 के बाद आना चाहिए था 58, लेकिन क्योंकि वो इस वाली ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से उनको बिल्कुल अलग रख दिया गया है, ठीक है। तो ये एक मेन ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, और ये कुछ बाद में मिले या फिर मिले, बट इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को नहीं फॉलो कर रहे थे, इस वजह से अलग से एक ग्रुपिंग कर दी गई है, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कई चीज़ों का इस्तेमाल आप देख पा रहे हो। कलर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, और जब देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको अलग ग्रुप दे दिया गया, भाई इन्हें अलग से पढ़ लेंगे, तो क्या मतलब डायलेमा क्रिएट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अब कुछ विशेषताएं अब हम पढ़ लेते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अंतर है। इन द फॉर्म ऑफ द टेबल हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, एंड 18 वर्टिकल रोज, और 18 वर्टिकल रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, वेरी गुड। सो 18 वर्टिकल रॉज हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। जो 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उन्हें हमने पीरियड बोला है, जैसे कि मेंडलीव ने भी कहा था, और 18 जो वर्टिकल रॉज हैं उन्हें हमने ग्रुप बोला है। यहाँ पर सब ग्रुप्स नहीं हैं, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जैसे सब ग्रुप्स यहाँ पर नहीं हैं। 18 सीधे सीधे वर्टिकल रॉज हैं जिन्हें हमने ग्रुप का नाम दिया है। सो अगर पीरियड्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो जो पीरियड्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि अगर पहले पीरियड के बारे में बात करते हैं तो पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट रखे गए हैं। सेकंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट दिख जाएंगे, 6 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 2 एलिमेंट यहाँ पर है। जो थर्ड पीरियड है उसमें भी आपको 2 एलिमेंट्स यहाँ पर और 8 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। जो अगला पीरियड है उसके अंदर आपको सीधे 18 एलिमेंट्स दिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी 18 एलिमेंट्स दिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी 18 एलिमेंट्स, और अब जो सबसे लास्ट वन है जो 7th है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखा रखा है, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 114 एलिमेंट है। बाद में भी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको 7th वाले में भी 18 एलिमेंट्स दिख जाएंगे अगर आप आज की जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें आप देखेंगे
तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड पीरियड के बारे में बात करते हैं तो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, Li2Ne। थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, Na2Ar, ठीक है जी, कॉल्ड शॉर्ट पीरियड इन्हें बोला गया है। फोर्थ अगर पीरियड के बारे में बात करते हैं 18 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम से कैडमियम तक हैं, कॉल्ड लॉन्ग पीरियड बोला इन्हें। फिफ्थ पीरियड के बारे में अगर बात करते हैं तो 18 एलिमेंट्स हैं, Rb2Xe, कॉल्ड लॉन्ग पीरियड बोल रहे हैं क्योंकि 18 हैं, शॉर्ट पीरियड बोल रहे हैं क्योंकि कम है वहाँ पर। सिक्स्थ पीरियड के बारे में बात करते हैं तो 32 एलिमेंट्स आपको दिखने वाले हैं। सेवन्थ पीरियड के बारे में बात करते हैं 28 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम Fr2 एटॉमिक नंबर 114 तक, कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड को बाद में कंप्लीट कर दिया गया, मैंने आपको बताया ये लास्ट वाला इनकम्प्लीट है, उसे बाद में कंप्लीट कर दिया गया है क्योंकि वो एलिमेंट्स मिल गए हैं, ठीक है जी। चलो, द 14 एलिमेंट्स ऑफ द सिक्स्थ पीरियड फ्रॉम La to Lu आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेवन्थ पीरियड फ्रॉम Ac to Lr आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो ये रहे लेंथेनाइड्स और ये रहे एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ये मेन पीरियोडिक टेबल के गुणधर्मों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अलग रख दिया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। तो देयर वर 18 ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 9 मेन ग्रुप्स। जो 9 मेन ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड किया है, जो मैं अभी बात कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। कौन कौन से हैं ये वाले, तो यहाँ पर 8 दिख रहे हैं, हेलोजन और आप जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएंगे। तो इसके बारे में फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। The A subgroup elements are called normal elements, B subgroup elements are called transitional elements, lanthanides, actinides inner transition elements कहे गए हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हमने एल्कली मेटल्स बोला है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला है, ग्रुप 17 को हेलोजन नया नाम दिया है और ग्रुप 18 को हमने नोबल गैसेस बोला है। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पे सब ग्रुप्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि भैया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ही सुधरा हुआ रूप है। तो सब ग्रुप्स को सीधा ना दिखा के सिर्फ सब ग्रुप्स के जो मेटल्स थे उनके नाम यहां पर आपको दिए गए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर आप कर लीजिए, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। अगर मैं एक पीरियड के बारे में बात करता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं ये सेकंड पीरियड के बारे में बात करें, सो सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ शेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो जो वहाँ पे एनर्जी शेल्स होती हैं, जितनी भी एनर्जी शेल्स बन रही हैं वहाँ पर, ठीक है, सभी एक पीरियड के अंदर सभी एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ शेल्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी नोटिफिकेशन दी गई है। आगे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स एक्चुअली। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके आउटर मोस्ट सेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना जी। और या फिर हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा सुधार कर मैं बोलूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेट और रिसीव्ड बाय द एटम, ठीक है जी। इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द नंबर ऑफ शेल इज द सेम। अगर एक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो एक पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हैं 1 से लेके 8 तक, बट जो शेल नंबर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, पीछे भी अभी बताया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Li, Be, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन के बारे में अगर बात करते हैं तो शेल नंबर आप देखेंगे तो नीचे सारे शेल नंबर क्या है? सेम है, 2 2 2 सब शेल नंबर 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बढ़ रहे हैं। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स बट द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो पीरियड वाला तो ये है कि एक पीरियड के अंदर शेल नंबर होंगे सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 बढ़ेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलने वाले हैं। और जब मैं ग्रुप्स के अंदर बात करता हूं तो ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं एलिमेंट्स के साथ, ठीक है जी। तो होने क्या वाला है वहां पर कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो शेल नंबर बढ़ जाएगा बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं। तो देखो, अगर हम पहले ग्रुप के बारे में बात करें, ये वाला, ये कहाँ पे है, ये वाले ग्रुप के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शेल नंबर है वो बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको दिखा रखी है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, शेल नंबर 1। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2 1 कन्फिगरेशन हो गई है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसकी शेल हो गई क्योंकि 2 बनाई यहाँ पर शेल, 2 और 1 वाली। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई, KLM शेल बनाई है इन्होंने, तो 3 शेल बनाई है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसी पोटेशियम भी यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वैलेंसी, अगर वैलेंसी के बारे में अगर बात करते हैं तो वैलेंसी सेम होती है ग्रुप्स में। ठीक है, वैलेंसी सेम होगी ग्रुप्स में, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं ग्रुप नंबर 1 उसकी वैलेंसी 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं सभी की वैलेंसी 1 होने वाली है। देखो यहां पर दिखा रखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, सबकी वैलेंसी सेम है। बट अगर पीरियड्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो सेम पीरियड में अगर हम चलते हैं तो वैलेंसी घटती और बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 5 से 8 तक घटने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, देखो जैसे लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये एक ग्रुप है। सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक पीरियड है, तो एक पीरियड के अंदर वैलेंसीज को आप देखोगे तो 1 2 3 4 3 2 1 देन 0 है ना। जो 18th ग्रुप है नियॉन वाला, वहां पर वैलेंसी 0 है क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते किसी को, ना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं। वैलेंट इलेक्ट्रॉन 8 है वहां पर, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं। तो आपको पता लग गया है कि पीरियड्स में वैलेंसी किस तरह से चेंज होती हैं और ग्रुप्स में किस तरह से सेम रहती हैं वैलेंसीज। चलो, अगर यहाँ से कोई क्वेरी है आपकी, अगर आपको फिर से समझना है, अभी समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे, मैं फिर से वैलेंसीज वर्सेस पीरियड्स एंड ग्रुप्स एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बोले तो एटम का साइज, तो एटम का साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट या फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज देर आर मोर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे एक ग्रुप के अंदर, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो पीरियड्स चेंज होंगे। पहले आप पहले पीरियड में जाओगे, फिर सेकंड पीरियड जाओगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह 7th पीरियड तक आप जाने वाले हो। तो एटम का साइज बढ़ता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब शेल नंबर बढ़ रहे हैं तो एटम का साइज भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाले हो तो वहां पर एटॉमिक साइज घट जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज यू मूव टू द राइट अक्रॉस पीरियड्स। पीरियड्स में अगर आप राइट की तरफ चलने वाले हो, सीधे हाथ की तरफ चलने वाले हो, तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती हुई दिखाई देने वाली है। तो कारण क्या है इसका, कारण है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड पुल द इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। कैसे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर हाई अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स को खींच लिया जाता है न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से उनका रेडियस कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी। मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं, और अगर मैं टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दे डिक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। क्लियर, तो यहां से भी बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, व्हाट happens with the metallic characters when we move from the left to right in the modern periodic table। और इस तरह से भी आ जाता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है। ऐसा ही एटॉमिक रेडियस के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए कि एटॉमिक रेडियस घट जाती है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब, और बढ़ जाती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब। ठीक है, इसके उल्टे भी आ सकता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगी। चलो जी,
ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो न्यू यूज़र्स हैं हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ। रिवाइज्ड हम कर रहे हैं, सीबीएसई ने जो इस बार बदलाव किए हैं उसके अकॉर्डिंग्स नई वीडियोस आ रही हैं, तो देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।